आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। हम लोग बहुत सारा टॉपिक डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह का टॉपिक है जिसमें हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। 12th बोर्ड में दीजिए या कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, हमेशा एक प्रकार का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है pKa, pKb, कुछ भी पूछेगा, या Ka या Kb। तो सबसे पहले कहां से टर्म आता है उसको जानते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चन जो बनाइएगा उसमें क्या डिफरेंट आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन जो भी होगा सारा का सारा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पर होगा, लेकिन हमको काम करना है क्या, पहले तो सोच लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली डिपेंड किस पर करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा। फिर डिफरेंट व्यू से आप क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो इजीली आपका क्वेश्चन भी बनेगा। और हम फिर डिफरेंट जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे तो और न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट लेते हैं और बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर डिफरेंट वे में फिर थिंकिंग करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से, देखना है और इजीली समझने का कोशिश करिएगा, ज्यादा हार्ड होता नहीं है, सिंपल वे में समझते हैं कि एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। और जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और संग ही सजेस्ट करिए। फेसबुक चलाते हैं आप लोग, जो भी चीज आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिससे भी जुड़े हुए हैं उसमें हमेशा कोशिश करिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब में जब भी आप वीडियो देखते हैं उसको भी शेयर क्या कीजिए, फेसबुक पे हो या व्हाट्सएप पे हो या स्टेटस लगाइए, जिससे क्या होगा, थोड़ा हेल्प भी होगा। और आप लोग हेल्प करिएगा तो ऑटोमेटिक है मेरा जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें थोड़ा करके इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं टॉपिक। हम लोगों का टॉपिक यहां से है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहां से हम लोगों को केवल और केवल सोचना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, डिफरेंट वे में सोचेंगे। अब बात आया, यदि कहीं एसिड का क्वेश्चन हो, यदि एसिड है और जनरली एसिड में आपको मिलेगा OH और आपको जनरली मिलेगा COH, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एसिड का क्वेश्चन यदि हो तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अगर एसिड होगा तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर एसिड है तो ऑटोमेटिक सा बात है कि क्वेश्चन तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ही पूछेगा, दूसरा तो नहीं पूछ सकता। एसिड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो हम लोग जनरली जानते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला हो गया क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन होगा, जो भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो जनरली जो एसिड होता है, कोई भी एसिड हो, हमेशा डोनेट करेगा। क्या डोनेट करता है एसिड? तो हमेशा डोनेट करता है H+ आयन। ध्यान दीजिएगा, H+ आयन यदि कोई डोनेट कर रहा हो और जितना इजीली डोनेट कर रहा हो उतना ही बढ़िया एसिड होगा। तो चलिए देखते हैं, यहां से आपका आ रहा है OH और OH जैसे ही डोनेट करेगा तो यहां पर बनेगा O- और हम लोग यहां से निकल गया है H+ आयन। ध्यान से देखिएगा। फिर अगर आपको COOH का केस हो तो हमेशा कोशिश करेंगे, फिर से वही होगा, H+ को बाहर कर देंगे। जैसे ही H+ को बाहर करिएगा यहां आ जाएगा COO- और यहां पर आपका बन जाएगा H+। इजीली समझते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है तो ऑटोमेटिक सा बात है, हमको एसिड जानना है। और एसिड यदि कोई है
तो H+ डोनेट करेगा। चलिए H+ दोनों डोनेट किया। अब डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट बना है H+ को छोड़ के, अगर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो, मोर स्टेबल हो, अगर यहां का स्टेबिलिटी ज्यादा हो, अगर ये मोर स्टेबल हो गया, ठीक है, तो मोर एसिडिक होगा। तो हमेशा कोशिश करना है कि जो चीज ज्यादा स्टेबल होता है हमेशा रिएक्शन उधर ही शिफ्ट करता है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ऑटोमेटिक इसके कंपेयर में इधर वीकर है, और वीकर चीज इजीली स्टेबल बनना चाहेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। तो इसका जो शिफ्टिंग होगा ये हमेशा रिएक्शन जा रहा है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से पता चल गया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं समझने का कि यदि कोई एसिड है और एसिड यदि डोनेट किया H+, तो जो रिमेनिंग बच रहा है वो अगर मोर स्टेबल हो जाए तो मोर एसिडिक हो जाएगा, और यदि मोर एसिडिक हो गया तो ऑटोमेटिक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। यहां तक कंपलसरी। अब जिसको आप स्टेबल बता रहे हैं उसका नेचर क्या है? तो इसका नेचर अगर आप देखिएगा गौर से, तो इसी का तो स्टेबिलिटी हमको पता करना है। तो हम लोगों को यहां पर मिल रहा है O- और एक जगह मिल रहा है CO-, और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका स्टेबिलिटी को हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रिच है तो हमेशा और हमेशा इसको कौन हेल्प करेगा? हमेशा इसको हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। किस तरह का ग्रुप होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचे। क्यों? क्योंकि इसके पास इनफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो नेगेटिव आया है, और यदि नेगेटिव ज्यादा है तो वैसा ग्रुप इसके पास होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन खींचे। और जब इलेक्ट्रॉन कोई खींचता है तो इस तरह का ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? -I बोल सकते हो, -M बोल सकते हो। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो खींचता है उसको -M या -I बोलते हैं। तो एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर हेल्प कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। ये तो कंफर्म हो गए। जो हेल्प करता है उसका विपरीत वाला पार्ट हमेशा क्या करेगा? तो हमेशा स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो यहां से कंफर्म क्वेश्चन आ गया कि अगर आपसे पूछ दिया जाए स्टेबिलिटी, तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है? तो इसको अगर स्टेबल कर दिया जाए तो मोर एसिडिक होगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए हमको चाहिए विथड्रॉइंग ग्रुप, और विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा कहलाता है? -I, और एक कहलाएगा -M। जिसके आगे माइनस लग जाए, हमेशा माइनस ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, और माइनस को माइनस सपोर्ट करता है। इस तरह भी याद रख पाइएगा, माइनस को माइनस सपोर्ट करता है, प्लस को प्लस सपोर्ट करता है। और हम लोग यहां देख पा रहे हैं माइनस है, तो माइनस को कौन सपोर्ट करेगा? माइनस, और उसका विरोध कौन करेगा? प्लस। तो यहां पर कौन आ जाएगा? +I, +M और H इफेक्ट। H इफेक्ट जनरली प्लस ही होता है। तो इस तरह करके हम लोग एक चीज नोट कर लेंगे, माइनस को माइनस बढ़ाता है, ठीक है, और प्लस को प्लस बढ़ाता है। तो यहां कौन सा चार्ज आया? माइनस, तो माइनस सपोर्ट कर रहा है। और यहां पर अगर प्लस होता तो प्लस ऊपर जाता। इसका मतलब है प्लस इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा और माइनस इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ यहां से, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ।
दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाए के ए वैल्यू, इसको बोलेंगे क्योंकि डिसोसिएट हुआ है तो बेटर एसिड है, तो इसमें कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट कौन सा आएगा, इसमें एसिडिक कांस्टेंट आ रहा है, के वैल्यू, के हो गया कांस्टेंट, ए हो गया एसिडिक, एसिड हो गया। तो इसमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलेंगे, किसके लिए बोलेंगे, एसिड के लिए। तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको कौन सा कांस्टेंट बोलिएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब बोलिएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्यों इसको बोला जा रहा है, और ए का मतलब हो जाएगा एसिड, मतलब एक कांस्टेंट टर्म आपसे पूछ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट टर्म यदि पूछ रहा है, एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप तो यहां से बता दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है के ए वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, के ए वैल्यू यदि पूछेगा तो के ए वैल्यू को भी आप आसानी से बता पा सकते हैं। तो के एक कांस्टेंट है, और हम लोग 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पहले से भी जानते हैं क्या हो सकता है, उसमें हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये तो कंफर्म है पहले से कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है, और हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है और स्टेबल ज्यादा यहां वाला हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा। तो यहां से हम लोग के वैल्यू कैसे निकालते, के वैल्यू हमेशा होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है, और स्टेबिलिटी यदि मोर स्टेबल हुआ माइनस, देखिएगा अगर माइनस ज्यादा स्टेबल हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर ज्यादा स्टेबल इधर वाला है तो इधर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो अगर इसका मतलब है अगर प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है तो के वैल्यू ज्यादा है, और के वैल्यू तभी ज्यादा होगा जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, और प्रोडक्ट ज्यादा तभी होगा यदि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि के जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन होगा, जो आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, के ए वैल्यू हो जाएगा। कोई पूछे के वैल्यू क्या होता है, तो आसानी से आप बता सकते हो कि के वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने तोड़ा है और तोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा ऑटोमेटिक है, के का वैल्यू तभी ज्यादा आएगा जब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। मतलब जो आंसर एसिडिक स्ट्रेंथ का आने वाला है वही के का आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, के वैल्यू दे दे तो फंसना नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए इसमें क्या वैल्यू पूछा जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पीकेए, और जनरली हम लोग जानते हैं पीकेए वैल्यू यदि पूछा, और पीकेए वैल्यू का फार्मूला आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि पीकेए क्या होता है, तो पीकेए जनरली होता है माइनस लॉग के। ठीक है, अगर माइनस लॉग के का वैल्यू यहां रख दीजिएगा तो वही कन्वर्ट हो गया पीके। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पीके के वैल्यू ज्यादा तो माइनस लगा हुआ है तो वैल्यू छोटा होता है। हम जानते हैं माइनस में जितना ज्यादा वैल्यू उतना ही वैल्यू कम, और जितना कम वैल्यू उतना ज्यादा। तो अब बात आया कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो उल्टा हो जाएगा, के ज्यादा तो पीके कम, के कम तो पीके ज्यादा, क्योंकि माइनस लगने के कारण ऐसा घटना हो रहा है। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं के ए जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पीके। तो यहां से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि के जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके हो गया। तो हम लोग का 3 प्रकार का क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ से पूछ सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, कौन ज्यादा करेगा, माइनस है तो माइनस को ज्यादा करने के लिए माइनस लगाना है, और घटाने के लिए प्लस लगाना है। तो क्वेश्चन में तो आपको लगा दिया जाएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, अगर के पूछे तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ।
तीसरा इंपॉर्टेंट है पीके, और पीके उल्टा होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं नेगेटिव वैल्यू ज्यादा तो वैल्यू कम हो जाता है, तो अगर के ज्यादा तो वैल्यू कम, तो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। तो ऑटोमेटिक है, 3 आंसर आप एसिडिक स्ट्रेंथ से कर सकते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो के ज्यादा, तो जो आंसर एसिडिक स्ट्रेंथ का आएगा वही आंसर पीके का आएगा। और इसके बाद पीके का आएगा। कोई पूछे पीके क्या होता है, तो माइनस लॉग के। 3 तरह का क्वेश्चन हमेशा और हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ में पूछा जाता है। तो इस कंसेप्ट को सही ढंग से आप समझने का कोशिश करिए, आप आसानी से इसको कर पाइएगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अप्लाई करना होगा, तो एक एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा सकता है, दूसरा नेक्स्ट के पूछा जा सकता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पीके पूछा जा सकता है। ये तो हो गया एसिड के लिए। हम अब बेस पे सोचेंगे और बेस के बारे में देखेंगे क्या क्या घटना हो सकता है। ठीक है, तो एसिड के बारे में सारा फंक्शन हमने सोचा, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एसिड को कौन बढ़ाएगा, माइनस के कारण बढ़ेगा, तो माइनस को माइनस बढ़ाएगा, प्लस को प्लस बढ़ाएगा, तो माइनस था तो माइनस सपोर्ट किया, प्लस अगेंस्ट में खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एसिड का कितना प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 प्रकार का। एसिडिक स्ट्रेंथ, के वैल्यू, पीके। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बेस पे सोचते हैं क्या हो सकता है। तो बेस पे भी सोचेंगे तो ध्यान से देखना है क्या क्या घटना होगा, आराम से सोचते हैं, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आराम से उस पर सोचिए, क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, उसमें क्यों सोचा जा रहा है इस प्रकार से। तो जब आप डिफरेंट वे से आप सोचिएगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाइएगा। तो क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको सोच किस प्रकार रहे। जब तक आप सोचिएगा नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले उसके बारे में सोचिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। पीके कभी लिखा मिल जाए तो फंसना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर क्वेश्चन हो जाए तो के का भी हो जाएगा, पीके का भी हो जाएगा, और के का जो भी है समथिंग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पहला क्वेश्चन तो आ जाएगा। अगर बेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आपके पास दे दिया जाए बेस, अगर कोई बेस है, बेस में जनरली आपको देगा NH2। जनरली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NH2 ही लिखा मिलेगा। तो बेस का क्वेश्चन हमेशा NH2 का ही होता है, ध्यान दीजिएगा। NH2 पे लॉन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको माइनस नहीं समझना है, वैलेंसी है, फ्री करके रखे हैं, किसी के साथ अटैच्ड कर सकते हैं। ठीक है, अटैच्ड करने के लिए इसको फ्री रखा गया है, तो यहां फंसना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आराम से समझने का कोशिश करिए। बेस है, बेस में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, NH2 का ही क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला बेस का नेचर पता करना है। और बेस यदि कोई हो तो आराम से हम लोग बता सकते हैं एक्सेप्ट करेगा। H+ आयन, अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा हो H+ आयन, तो हमेशा और हमेशा आप उसको बोलिएगा बेस है। ठीक है, बेस बोलेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि प्लस है तो इलेक्ट्रॉन का कमी है, और इसके पास लॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन धनी है, दोनों कंबाइंड करेगा। ठीक है, अब बात आया यहां पर हम लोग मिला रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, हम लोग आसानी से देखेंगे। तो यदि बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो तो उसको कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिए। एक्सेप्ट करता हो H+, तो ध्यान से क्या देखना है, यहां NH2 है और इन्होंने एक्सेप्ट किया है H+, क्योंकि यहां लॉन पेयर है तो अटैक जाके करेगा लॉन पेयर। लॉन पेयर है, लॉन पेयर ले लेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने वाले का तो प्लस खत्म होगा, लेकिन नाइट्रोजन पे अगेंस्ट प्लस आ जाएगा।
तो यहां पर देखते हैं और यहां चलते हैं, यहां आ गया है NH2, तो अब NH3 और यहां प्लस। क्यों नाइट्रोजन पे प्लस आया? प्लस इसलिए आया कि हम लोग पहले से जानते हैं लॉन पेयर को H प्लस लिया है, तो लॉन पेयर अगर इसको इजीली दे देता तो बढ़िया NH3 प्लस बनता, और जब बढ़िया बनेगा तो हम लोग जानते हैं तो जल्दी, इसका मतलब है हम इधर चेक नहीं करेंगे, ये तो जल्दी से जल्दी इसको देना चाहेगा, जितना जल्दी देगा उतना इधर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम लोगों का यहीं पर इसका ये जो +4 बना है, एनायन है या केटायन है? तो यहां बना है केटायन, सबसे इंपॉर्टेंट है केटायन है। और यदि केटायन मोर स्टेबल हुआ, यदि केटायन आपका मोर स्टेबल हो जाए, ध्यान से देखना है, मोर स्टेबल, यदि केटायन आपका हो गया मोर स्टेबल, तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन हमेशा केमिस्ट्री बोलता है कि जो ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्शन उधर ही शिफ्ट करता है, तो उधर ही शिफ्ट करेगा, ये तो फिक्स हो गया। अगर स्टेबल ज्यादा है तो रिएक्शन इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, पहला। और एक चीज यहीं देख लेते हैं, अगर मोर स्टेबल है तो मोर बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो मोर बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ होने के लिए जो केटायन बना है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गए कि हम लोगों को हमेशा और हमेशा सोचना पड़ेगा कि यदि बेस है तो बेस H प्लस लेगा, यदि H प्लस लिया तो ऑटोमेटिक सा बात है केटायन बना है, तो केटायन यदि स्टेबल हो गया तभी मोर एस बेसिक होगा। इसका मतलब है अब इस कंडीशन में रिएक्शन रिवर्स नहीं जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, तो यहां पर जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? फॉरवर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अंडरस्टैंड करने का कोशिश करिएगा क्या क्या घटना हो रहा है। तो पहला काम हो गया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो केटायन को स्टेबल करना है। तो सबसे पहला है यहां पर हम लोगों को पता चल गया यहां केटायन है, और केटायन में है NH3 प्लस, और हम अभी जस्ट आपको बताए थे केटायन है तो केटायन को प्लस है तो प्लस ही स्टेबल करेगा, तो ये प्लस का मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन का कमी है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और देगा कौन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब है इसको जो हेल्प करेगा, हेल्प इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो हेल्प जो करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको हेल्प करेगा। ये बड़ा कंफर्म होता है कि हेल्प कौन कर रहा है, तो उसका अगेंस्ट वाला इसका विरोध करेगा। तो पहले तो हेल्प देख लेते हैं, और हमने पहले ही बताया है कि केटायन को केटायन हेल्प करेगा, एनायन को एनायन हेल्प करेगा। एनायन कहां बनता था? एसिडिक स्ट्रेंथ में, और यहां केटायन बना है, तो यहां पर तो हम जिसके बारे में सोच रहे हैं उसी के बारे में सोचेंगे। तो केटायन को हेल्प करेगा प्लस, इसका मतलब है यहां पर आ जाएगा प्लस आई, और आ सकता है प्लस एम, और यहां पर H इफेक्ट भी प्लस में ही काम करता है, तो यहां पर एक आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, एक आएगा मेजोमेरिक इफेक्ट, और एक आएगा हाइपर कंजुगेशन, जिसको H इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हेल्प कौन कर रहा है? तो बेसिक स्ट्रेंथ तो इसी पे डिपेंड करता है। तो हम लोग का एक क्वेश्चन तो अब यहां से कंफर्म हो गया कि अगर पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाए बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम और प्लस एच, इनवर्सली हो जाएगा माइनस आई और माइनस एम। इजीली समझ पाए क्या घटना हुआ? नहीं हुआ। बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन में पहला आ गया बेसिक स्ट्रेंथ को कौन हेल्प करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को प्लस
मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं प्लस आई प्लस एम और प्लस एच है, हेल्प करेगा, इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है इजीली। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन में दूसरा आपसे पूछ सकता है केबी वैल्यू, इसको भी आप बोलिएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसको भी क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट है क्योंकि आयोनाइज हुआ है तो ऑटोमेटिक आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा। और बी का मतलब हो गया बेस, तो बी का मतलब है बेस कांस्टेंट है। यहां भी वही होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो यहां भी अगर केबी का वैल्यू पूछे तो यहां भी आ जाएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो केबी का वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, हम लोग पहले ही देख पा रहे हैं यदि प्रोडक्ट ज्यादा हुआ केबी वैल्यू ज्यादा। प्रोडक्ट में कौन ज्यादा होगा, प्लस। और प्लस कब ज्यादा होगा, जब प्लस ग्रुप रहे। इसका भी वही कंडीशन। इसका मतलब है अगर प्लस ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो डायरेक्ट हम यहां से क्वेश्चन कर लेंगे केबी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन गया, बेसिक स्ट्रेंथ अगर निकल गया तो आपका केबी का भी आंसर आ जाएगा। मतलब जो केबी का आंसर आ रहा है वही आपका बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर आ रहा है। तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इजीली बता सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी एक वैल्यू आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछेगा पीकेबी। इसमें पूछेगा पीकेबी। हम लोग जानते हैं पीकेबी, फिर उसी तरह चलते हैं। पीकेबी का वैल्यू जो निकालते हैं माइनस लॉग केबी के बराबर होता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पीकेबी। तो पीकेबी क्या हो गया, माइनस लॉग केबी। केबी यदि ज्यादा तो माइनस लगा हुआ है, वैल्यू कम, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि जो केबी का आंसर होगा उसका रिवर्स हो जाएगा पीकेबी का आंसर। तो यहां तक में हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है, ए वैल्यू पूछ सकता है, इसके बाद पीके ए वैल्यू पूछ सकता है, और बेसिक का क्वेश्चन हो तो बेसिक में भी बेसिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है, केबी पूछ सकता है, और आपका एक पूछ सकता है पीके बी पूछ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम से समझते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में माइनस आ चुका था तो माइनस को माइनस बढ़ाया तो उसमें माइनस आई माइनस एम सपोर्ट कर रहा था, प्लस आई प्लस एम डिक्रीज कर रहा था। बेसिक में केटायन बना, इसको केटायन प्लस सपोर्ट करेगा तो प्लस एम प्लस आई जो भी था सपोर्ट कर रहा था, माइनस आई डिक्रीज कर रहा था, एक डिक्रीज और एक इंक्रीज कर रहा था। तो हम लोग आज समझ पा रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन को किस तरह डील करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसमें और क्या क्या कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट जब भी आपका क्लियर होगा तभी क्वेश्चन आप बना पाइएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। बिना कंसेप्ट क्लियर किए आप किसी भी क्वेश्चन को अगर बनाने जाइएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा सही ढंग से, आपको हमेशा दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है हम क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालना है। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको सोचना होगा। अब इसके बाद चलते हैं, इसका क्वेश्चन तो यहां से हम लोगों को आ जाएगा, बन जाएगा, पीके क्या होता है, पीकेबी क्या होता है, इजीली हम लोग बना पाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा और इसमें सोचना होगा, क्वेश्चन जब करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी तो क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट को हम लोग गेन करने का कोशिश कर रहे हैं। बिना बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन कीजिएगा कैसे? तो बिना क्वेश्चन डायरेक्ट करना भी बेवकूफी है। क्वेश्चन को सही ढंग से करने के लिए उसका बेसिक कंसेप्ट को जानना जरूरी है। तो अभी तक हम लोग पता कर पाए एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, डिफरेंट डिफरेंट वे से सोचे, और थोड़ा बहुत और सोच लेते हैं। अब सोचना क्या है, फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन
फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करते टाइम आपको सोचना होगा। क्या सोचना होगा? कि हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में यदि आपको बेंजीन का रिंग दे दिया जाए, यदि बेंजीन का रिंग दे दिया गया, बेंजीन का रिंग तो जानते हैं इस प्रकार से भी हो सकता है, या यहां पर होगा अल्टरनेट पोजीशन पर होता है, या आपको इस तरह दे दिया जाए। तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो इधर या तो इधर, किसी भी प्रकार का हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर दोनों हो और इसके ऊपर जेड लग जाए, मान लेते हैं जेड कुछ है और यहां भी जेड कुछ है, दोनों तो सेम ही है, तो जेड कहीं भी लगा सकते हैं, या तो इस प्रकार का हो या तो इस प्रकार का हो। जेड के जगह आपको क्या क्या हो सकता है वही बोलना चाह रहे हैं। OH होगा, या आपका COH होगा, या आपका हो जाएगा NH2। OH हो सकता है, COOH हो सकता है और NH2 हो सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्या क्या हो सकता है उसके बारे में सोच पा रहे। इसके बाद इसके अलावा जो पोजीशन होता है इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। इसको शॉर्ट में O लिखेंगे, इसको शॉर्ट में M लिखिएगा और इसको शॉर्ट में P लिखिएगा। O का मीन्स ऑर्थो, मेटा, पैरा होगा। क्वेश्चन जब करिएगा, क्वेश्चन के टाइम में अगर इस तरह का आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और इस तरह का बेंजीन रिंग मिल जाए तो कैसे सोचना है? तो उसमें सोचना क्या है, इफ, याद क्या रखना, इफ एट M पोजीशन, M पोजीशन H ग्रुप या M ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर आपको ऐसा हो जाए कि मेटा पोजीशन पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट हो M पोजीशन पर, तो M पोजीशन पर जो प्रेजेंट होगा M ग्रुप होगा, M में दोनों आ जाएगा, इसमें -M भी आएगा और +M भी आएगा, और H में केवल और केवल +H ही आएगा, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आ जाए तो डू नॉट वर्क, नॉट वर्क M एंड H, H भी काम नहीं करेगा, M भी काम नहीं करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पोजीशन पर M और H काम नहीं करता है, तो किसी न किसी को लेना होगा। तो इस पोजीशन पर ओनली कंसीडर्ड, तो इस पोजीशन पर ओनली कंसीडर्ड आई इफेक्ट। तो इस पोजीशन पर जब भी आपको काम करना है केवल आई के बारे में सोचना है और आई के बारे में सोचेंगे। और हम लोग नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और भी जानते हैं कि आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है। तो आई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो ये तो तब लगाएंगे जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जब लगाना पड़ेगा तभी लगाइएगा, हर एक क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ता है लगाने का, तो लेकिन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया पहला। इस कंसेप्ट को इजीली समझना पड़ेगा कि अगर M पे इस तरह का ग्रुप आ जाए तो उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन बनाते समय इसका अप्लाई करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कहीं फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए और आयोडीन आ जाए, तो इस तरह का ग्रुप में जनरली
नॉट कंसीडर्ड एम इफेक्ट। तो इसमें हम लोग एम इफेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहीं भी दिख जाए किसी भी पोजीशन पे, एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, तो अगर किसी भी पोजीशन पर आ रहा हो, ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, इसमें काम नहीं करता है एम इफेक्ट। तो क्या काम करेगा? ओनली कंसीडर्ड आई इफेक्ट। और आई में कौन सा? माइनस आई होता है। एक तो क्लियर हो गया कि माइनस आई इफेक्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको सोचना पड़ेगा किसमें एच काम नहीं करता है, किसमें एम नहीं लेना है। बेसिक कंसेप्ट है जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर चीज नोट में हम लोग एक चीज और इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि प्लस एम और माइनस एम कैसे पकड़िएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस एम भी होता है, माइनस एम भी होता है। उसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। अगर कभी भी आपको कहीं नेगेटिव चार्ज आ जाए, कहीं पर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, या नेगेटिव आ जाए या लोन पेयर आ जाए, तो हमेशा इसको मानना है प्लस एम। तो प्लस एम आसानी से पकड़ सकते हैं। नेगेटिव आ जाए या तो लोन पेयर आ जाए, प्लस एम मानेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या तो मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड जनरली आता है, तो हमेशा इसको मानना है माइनस एम। बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनस एम कब मानेंगे? जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो माइनस एम मानना है, और लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हमको प्लस एम मानना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पर फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी दिखे, फ्लोरीन दिख जाए, क्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, आयोडीन दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, नाइट्रोजन दिख जाए, मतलब समथिंग कुछ भी दिखे, तो हमेशा और हमेशा होता है माइनस आई, ठीक है। कहीं भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर कुछ भी आ जाए, माइनस आ जाएगा, और जब बच जाएगा उसको हम लोग प्लस बोलेंगे। तो इस तरह करके आप याद रख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को हम लोग किस प्रकार याद रखेंगे, और थोड़ा सा इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, किसको प्लस एम बोलेंगे, किसको माइनस आई बोलेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जब करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, किसको प्लस एम बोलिएगा, किसको माइनस एम। तो जब भी आप क्वेश्चन को करिएगा तो आसानी से आपको क्वेश्चन को करना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और दूसरा एक कंसेप्ट और है, यदि कहीं कार्बन आ जाए, और एक चार्ज और होता है, यदि नेगेटिव आ जाए तो हमेशा यहां पर पॉजिटिव आई होगा, प्लस आई होगा। तो आराम से आप बता सकते हैं कहां पर होगा, नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, चेक। प्लस एम, माइनस एम, माइनस आई और प्लस आई, आपको चेक करना है कि किसमें प्लस आई होगा, किसमें माइनस आई होगा। डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग सोचते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, यहां OH है, इस पर लॉन पेयर है, ध्यान दीजिएगा, लॉन पेयर है, तो ये कंफर्म हो गया प्लस एम होगा। लॉन पेयर है, लॉन पेयर है यहां पर, तो प्लस एम। ऑक्सीजन है तो यहां पर हो जाएगा माइनस आई, माइनस आई। बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनस आई और प्लस एम।
प्रायोरिटी किसका देना है, हमेशा जानते हैं प्रायोरिटी तो हमेशा सबसे पहला होता है m और इसके बाद होता है h और इसके बाद होता है i। तो प्रायोरिटी तो उसी प्रकार चलेगा। तो यहां प्लस m का प्रायोरिटी ज्यादा होगा माइनस i से। ये तो आपको पहले से सोच के रखना होगा किसका प्रायोरिटी ज्यादा है किसका प्रायोरिटी कम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया है n है, डबल बॉन्ड O है और इस तरह कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल बॉन्ड हो माइनस m, तो यहां माइनस m आ गया। दूसरा नाइट्रोजन हो ऑक्सीजन हो तो माइनस i, तो यहां माइनस i हो गया। प्रायोरिटी किसका, प्रायोरिटी तो हम लोग पहले से जानते हैं माइनस i ग्रेटर देन माइनस, तो माइनस m का प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। तो इजीली आप क्वेश्चन को समझ पाइए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं। यहां आ गया है क्लोरीन, और क्लोरीन पर तो जानते हैं लॉन पेयर होता है। अगर कहीं लॉन पेयर हो तो प्लस m होगा, प्लस m है, और क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाए तो माइनस i है। लेकिन एक्सेप्शन का केस था कि फ्लोरीन क्लोरीन में m इफेक्ट काम नहीं करता है तो ऑटोमेटिक प्रायोरिटी कम होगा। यहां प्लस m से ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगा माइनस i का। ये बड़ा एक्सेप्शन का केस है, इसमें आपको प्रायोरिटी उधर वाले का ज्यादा हो जाएगा। चौथा एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर है, मान लेते हैं एक एग्जांपल C डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड। मल्टीपल बॉन्ड है माइनस m होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है माइनस i होगा। और अगर इतना चीज है तो ऑटोमेटिक बात है प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, माइनस m से ज्यादा होगा। माइनस m का हमेशा ज्यादा होता है, केवल एक्सेप्शन का केस होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में। इस तरह करके हम आज आप लोग क्या सीख पाए, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, pKa वैल्यू, pKb, जो भी समथिंग वैल्यू था। इसके बाद कहाँ H इफेक्ट काम नहीं करेगा, किसमें H इफेक्ट को लेना है, किसे आपको सोचना है, कहाँ प्लस m होगा माइनस i होगा, जो भी होगा पूरा बेसिक कंसेप्ट हम लोग लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मिलेंगे तो बढ़िया सा क्वेश्चन करके मिलेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा जितना भी बेसिक कंसेप्ट हम लोग लिए हैं या सोच पाए हैं, थिंकिंग कर पाए हैं, सीख पाए हैं, उस पर हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और थ्योरी का एप्लीकेशन आप समझ पाइएगा क्या होता है। तो जब भी वीडियो को देखते हैं दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।